जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन लेके आया हूँ, कृषि के ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। आपको बता दूं, कोई भी परीक्षा हो, कृषि से क्वेश्चन आप पूछे ही पूछे जाते। पहले तो नहीं आते थे, लेकिन कृषि से क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन कृषि से संबंधित आते हैं और मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया गया। यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बता दूं, आपकी कृषि संबंधित समस्या खत्म होने वाली है। कृषि संबंधित और भी वीडियो चैनल पे पहले से अपलोड है, जिन्होंने भी नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी 2004 में पूछा गया है कि भारत में कितने परसेंट लोग कृषि पर आश्रित हैं? 90%, 70% या 65% या 80%? तो आपको बता दूं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लगभग 65% से भी अधिक लोग। ये 65 ना होता तो 70% इसका आंसर हो सकता था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 65% लोग क्या हैं, आप बताओगे, कृषि पर आश्रित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र। देखिए सीडीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जो कृषि घनत्व कहा जाता है, अंकगणितीय घनत्व कहा जाता है, शरीर क्रिया घनत्व या आर्थिक घनत्व? तो आपको बता दूं क्या कहा जाता है, शरीर क्रिया घनत्व कहा जाता है। यानी कि कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या क्या कहलाती है? शरीर क्रियात्मक घनत्व कहलाता है। लोग कृषि घनत्व बता देते, लेकिन शरीर क्रियात्मक घनत्व कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? 55% की, 65% की, 75% की, 85%? तो आप बताओ तो कितने परसेंट पे खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? तो लगभग 75% भूमि पर जो है कौन सा खाद्यान्न फसल है। 71% वैसे एग्जैक्ट आंसर। तो आप क्या बताएंगे? 75%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गांधीनगर में हुई थी, कि पंतनगर में, कि लखनऊ में, कि देवास में? तो आप सभी लोग इसको जानते हैं, कहाँ पर? पंतनगर उत्तराखंड में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पंतनगर वाला क्वेश्चन, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। चलते, प्रथम वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में कुल कितने प्रतिशत जलवायु प्रदेश विभाजित किया गया था? कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर बताएंगे, 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया भारत को। चलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को कितने में? तो 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, करेक्ट। कृषि आय को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। प्रादेशिक विभाजन क्यों किया गया? तो आप क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कि उत्पादन में वृद्धि करना भी है, कृषि आय में बढ़ाना भी है, और रोजगार को अधिक अवसर उत्पन्न कराना। तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा पश्चिमी हिमालय प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश के क्षेत्र का भाग नहीं है? पश्चिमी की कह रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश क्या है? पूर्वी प्रदेश है। तो आप करेक्ट लग गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति में सन्निहित है, कौन सा हरित क्रांति में? जैविक खेती, बागवानी पर जोर। बागवानी तथा पुष्प कृषि ध्यान केंद्रित करने के लिए कीटनाशकों के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। समेकित कीट प्रबंधन समेतिक पोषक पदार्थ और आपूर्ति तथा समेतिक प्राकृतिक संसाधन। हरित क्रांति किस लिए लाया गया था? तो कीट को प्रबंधन करने के लिए, समेतिक पोषक पदार्थ के लिए, और समेकित प्राकृतिक संसाधन का प्रसार करने के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शुष्क भूमि की खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों में सीमित है जहां पर क्या वर्षा होती है। इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको काट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती किससे संबंधित है? झूम खेती किससे संबंधित है? छत से, सीढ़ी नुमा खेती से, स्थानांतरित खेती से, या जामुनी खेती से? तो बताइए झूम खेती क्या है? स्थानांतरित, ये जनजातियां करती हैं। क्या होता है कि जब उर्वरता खत्म हो जाती है तो वहां से अलग चली जाती है और वहां अलग जगह जंगल काट के खेतियां करने लगती हैं। तो ये कौन जनजातियां करती हैं? पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती काफी फेमस है। इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं, या काटो जलाओ खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चलवासी कृषि कौन सा नहीं है? चेना नहीं है, कि झूमिंग नहीं है, कि मिल्पा नहीं, कि फजेंडा नहीं है? तो ये बताए, फजेंडा जो है चलवासी या स्थानांतरित कृषि नहीं। क्यों? फजेंडा ये क्या है? ब्राजील में कॉफी की खेती को क्या कहा जाता है? कॉफी की खेती को फजेंडा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी के फसलों को उगाना, कई तरह के फसलों को उगाना तथा पशुपालन भी करना। फलों के को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना नहीं, कई तरह के फसलों को उगाना, उनके साथ साथ पशुपालन भी करना। देखिए उससे जो खेती से घास फूस निकलेगी वो पशु खाएंगे। कई तरह के फसलों को एक साथ उगाना तथा पशुपालन भी करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से हरी हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? चा में पाया जाता है, सनई में पाया जाता है, बोड़ा में पाया जाता है, ग्वार में पाया जाता है। तो इसका उत्तर सब जो गांव से होगा उनको पता ही होगा पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोड़ा नहीं, इसका नाइट्रोजन में सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? वैसे बोड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है और दूसरे नंबर पर सनई में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बोड़ा और दूसरे नंबर पर सनई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र में कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना प्रथा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दूं, तो इसका उत्तर आपको बता दूं कि दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है क्या है? अन्ना प्रथा और कृषि वानिकी विकास के लिए जो है अभिशाप माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती के संबंध में या झूम कृषि के संबंध में कौन सा असत्य है? झूम खेती हस्तांतरित कृषि अभी बताएं करेक्ट है, या पूर्वोत्तर भारत और झारखंड और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है? इसमें रासायनिक और परंपरागत उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में? करेक्ट है, लेकिन इसमें कौन सा? इसमें रासायनिक खेती का प्रयोग नहीं, रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जनजातियां क्या करती हैं, जब वहाँ का उर्वरता खत्म हो जाता है तो उस जगह को छोड़ के नई जगह पे खेती करने लगती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, अगस्त सितंबर में, मार्च अप्रैल में? तो खरीफ की फसल कौन सी? तो आप बताओगे धान की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो आप बताए जून जुलाई यानी बरसात के महीने में। चलते हैं। और कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, वही दीपावली के आसपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए धान तो होती है, अभी बात हुई है, धान होती है। अब मक्का है कि जौरा है कि चना मटर? तो बताइए चना और मटर क्या है? खरीफ की फसल ये। मक्का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कुछ गलत है, सॉरी। चना और मटर क्या है? ये रबी की फसल है। चना मटर क्या है? ये रबी की फसल है। और सभी क्या है? तो बताओगे सभी ये क्या है? खरीफ की फसल है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबी का फसल का समय काल क्या होता है? रबी के समय का फसल का समय काल क्या होता है? अच्छा अब बताइए गेहूं कब बोई जाती है? तो गेहूं बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर कहाँ दिख रहा है? तो अक्टूबर दिख रहा है, तो कोई समस्या नहीं। तो अक्टूबर में बोई जाती है। और कब? मार्च यानी कि दीपावली में बोई जाती है, होली में काट ली जाती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सरसों है कि जौ है कि चना है कि ये सभी? तो रबी की फसल आपको बता दूं ये सभी है। सरसों भी है। कौन सा रबी की फसल? जौ है कि गेहूं है कि मूंगफली है कि सरसों? नहीं है पूछा गया। तो आपको बता दूं इसमें कौन सा नहीं है? तो मूंगफली जो है कौन सा फसल नहीं? तो रबी का फसल, ये खरीफ का फसल होता है, खरीफ। अब याद के गेहूं के साथ जौ भी हो जाता है, सरसों भी हो जाता है। गेहूं के कहो तो गाँव में गेहूं के अंदर ही सरसों बो दिया जाता है। चलते हैं गेहूं साथ ही। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का होता है, चावल का होता है, गेहूं का? तो अब कहते किसका उत्पादन होता है? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, नहीं सॉरी, चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है कौन है? देखिए किस परीक्षा में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अनाज उत्पादता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा को, कि सिंधु गंगा नदी डेल्टा को, केरल तमिलनाडु को? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा तथा गोदावरी नदी डेल्टा को क्या है? चावल का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? किस फसल की रोपाई की जाती है? तो आप बता दें धान की रोपाई की जाती है। धान सबने बैठाया होगा, रोपा होगा। तो जिनको जया, पद्मा और कृष्णा किस धान या किस अनाज की प्रजाति उन्नत किस्म है? धान की है कि गेहूं की है कि जौ की है कि मक्का की है? तो आप क्या बताएंगे? ये जो है धान की किस्में हैं। जया, पद्मा और कृष्णा किसकी है? तो बताए धान की। हीरोइन ना बता देना। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान किस फसल के लिए आदर्श होती है? 25 डिग्री सेल्सियस की तापमान, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल यानी धान की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। भारत में अधिकतम गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या बिहार है? तो बताओ गेहूं का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो इसमें उत्तर गलत दिया, इसका उत्तर सही है।
इसका उत्तर क्या है आप बताओ। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन, जबकि चावल का उत्पादन कहाँ पर, तो चावल का होता है पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, चावल या गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना, गेहूं दाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिटिकल निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संस्करण है, ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच संस्करण है, जौ और राई के बीच, गेहूं और राई के बीच, गेहूं और जौ के बीच, या गेहूं और राई के बीच। तो इस ट्रिटिकल किसके किसके बीच की कड़ी है, तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। गेहूं और राई की कड़ी क्या कहलाती है, ट्रिटिकल कहलाती है। दोनों को मिश्रित करके एक हाइब्रिड बनाया गया है। करनाल बंट की एक बीमारी है, करनाल बंट किसकी बीमारी है, धान की है कि मटर की है कि राई की है कि गेहूं की है। तो करनाल बंट किसकी बीमारी, देखिए यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप तो बताएं करनाल बंट ये गेहूं में होने वाली बीमारी क्या है, करनाल बंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है, उड़द है, गेहूं है, राई है, मक्का है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, मक्का को तीनों रबी खरीफ और जायद तीनों फसलों में बोया जाता है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा, तो आप बताएं मक्का है। मोटे अनाज के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखिए नहीं को ध्यान रखना है, चावल है कि मक्का है कि ज्वार है कि बाजरा है। तो बताए चावल को मोटे अनाज में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहनी फसल है, यानी जिससे तेल निकलता है। तो बताए सूर्यमुखी जो है क्या है, सूर्यमुखी से तेल निकलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है किसमें, धान की फसल में, बरसीन की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में। तो किसमें आवश्यकता होती है, तो आपके बता दें मूंगफली में किसकी आवश्यकता सर्वाधिक होती है, जिप्सम की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा पाया जाता है, मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में या तेल में। तो सबसे अधिक तेल किसमें पाया, प्रतिशत तेल किसमें पाया जाता है इन दिए हुए में, तो आप बताओगे तेल में सर्वाधिक तेल पाया जाता है, तिल में तेल। चलते हैं। भारत में आयातित कृषि वस्तुओं पिछले 5 वर्षों में लिखित में से किस वस्तु के मूल्य में अधिकतम आयात रहा, मसाले में, ताजे फल में, दलहन में या वनस्पति तेल में। तो आपको समझ में आएगा वनस्पति तेल, अपने यहाँ तेल की ही कमी है, तेल का ही आयात सर्वाधिक किया जाता है। किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है, तो बताए कपास भी पैसे के लिए किया जाता है, जूट भी और चाय भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है, देखिए एसएससी 2014 में पूछा, कपास और रेशम, जूट और कपास, रेशम और बांस। तो सभी क्या है आपको बता दूं रेशेदार फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास और रेशम, रेशम कपास, रेशम बांस। तो इसके सभी उत्तर हो जाएंगे, लेकिन इसमें बांस थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। बांस रेशेदार नहीं, बांस भी रेशेदार, तीनों सभी रेशेदार फसल। इसमें जो आंसर दिया वो गलत है, उस पर ध्यान न दें। निम्न से नकदी फसल कौन सा नहीं है, नकदी फसल कौन सा जिससे पैसा नहीं, केवल पैसे के लिए नहीं उगाया जाता। तो आप बता दें कौन सा, जूट भी पैसे के लिए उगाया जाता है, मूंगफली भी पैसे के लिए उगाया जाता है। कौन सा नकदी फसल नहीं है, तो इसमें कौन सा नकदी फसल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। इसको सामान्यतः घर पे भी प्रयोग में लाने के लिए लोग बोते हैं। चलते हैं। कपास के रेशे से प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे, कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। चलते हैं। जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, जूट की खेती के लिए तो जड़ोल मिट्टी है कि रेगुलर मिट्टी, कछारी मिट्टी की बलुई मिट्टी। तो जूट की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो क्या बताओगे आप, कछारी मिट्टी जो है जूट की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य पटसन के उपज के लिए प्रसिद्ध है, पटसन के लिए, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। पटसन के लिए पास से, पटसन पास से पश्चिम बंगाल जो है पटसन के लिए फेमस है। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है, गन्ने की खेती किस प्रकार की, रोपण कृषि है, हस्तांतरित कृषि है, सिंचित कृषि है, आंतरिक कृषि है। तो वैसे तो गन्ना जानते हैं नगदी कृषि है, लेकिन ये क्या है, इसको बैठाया जाता है, रोपण कृषि। गन्ने को देखो आप, एक गन्ना काट काट के इसको जैसे बोया जाता है जमीन में। चलते हैं, रोपण कृषि का उदाहरण है। चलते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश गन्ने के मामले में सबसे सर्वाधिक आगे है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है, तो बताओ उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 1903 में भारत वर्ष में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, प्रतापगढ़ में, बता दो मवाना में या बलरामपुर में। तो प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आप बताओगे प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापपुर में की थी, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर में की गई थी, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं। भारत में एकमात्र प्रदेश जो केसर के उत्पादन के लिए फेमस है, केसर के लिए जम्मू कश्मीर फेमस है। देखिए यूबीपीएससी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है, स्पेन है, ग्रीस है कि न्यूजीलैंड है कि ईरान है। तो केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताओगे ईरान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलान पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट रूप से की जाएगी? सन की, कपास की, चावल की, मक्के की। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो आपको बता दूं किसकी खेती की जाएगी वहां पर? चाय की खेती की जाएगी। लेकिन वहां पर क्या, ढलान, ढलाव वाली पहाड़ियों पे चाय की ही खेती की जाती है। 200 सेंटीमीटर कहता और ढलान ना कहता तो वहां पर किसकी खेती की जाती? तो वहां धान कहते हैं आप, लेकिन ढलान कह रहे, धान ढलान पे नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? गेहूं है, गन्ना है, चावल है, जौ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उद्दीपक मतलब जिसका नशा में प्रयोग करते हैं। देखो चाय एक प्रकार, चाय को लोग नशे के तौर पे पीते हैं, तो क्या बताओ उद्दीपक फसल कौन सा? तो बताओ चाय है, और सब खाने वाले फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में संतरे का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? फर्रुखाबाद है, लखीमपुर है, सहारनपुर है, बलरामपुर। तो संतरा का सबसे उत्पादन कहाँ अधिक होता है? तो बताओ बलरामपुर में। चलते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। निम्नलिखित में से राज्यों में से सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन सा है? तो रबर उत्पादक कौन सा है? बताओ केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बताओ तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से अधिकतम सिल्क उत्पादन कौन करता है? सिल्क का उत्पादन तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो बताओगे कर्नाटक में जो है रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? मक्का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल करेक्ट है, कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाए सोयाबीन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक कहाँ पर होता है सोयाबीन? तो बताओ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए IAS 2008 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। सुमेलित करना है आपको। कॉफी बोर्ड कहाँ? बेंगलुरु में। रबर कहाँ? गुंटूर में। चाय बोर्ड कोट्टायन में। तो आपको इसको जोड़ी मिलाना है, तो मैच द फॉलोइंग है। तो पहला का तो करेक्ट है, कॉफी बोर्ड कहाँ पर? तो बताओ बेंगलुरु में। और इसका रबर बोर्ड कहाँ? तो रबर बोर्ड कहाँ पर? तो बताओगे कोट्टायन में है। जबकि चाय बोर्ड कहाँ पर? तो कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ? तो बताओगे गुंटूर में है। तो इसका उत्तर आप देखिए, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। सब्जियों के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आप बताओगे पहला स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ललित, कहा जाए कि सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा? दूसरा। जबकि पहला स्थान किसका है? तो आप क्या बताएंगे? चीन का स्थान पहला है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ललित किसकी उन्नत किस्म है? ललित किसकी है? आम की है, अमरूद की है, केला की, स्ट्रॉबेरी की। तो आप इसका मन में आंसर सोचते रहिए किसका हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित अमरूद की एक जो है उत्तम किस्म की, उन्नत किस्म की प्रजाति है। तरबूज का उत्पादन सबसे अच्छा होता है किसमें सबसे अधिक होता है? बलुई मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में। किसमें होता है तरबूज का उत्पादन सर्वाधिक? तो आप बताएंगे बलुई मिट्टी में, कि आप देखते हो नदियों के किनारे अक्सर बोए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपको तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। लौंग किससे प्राप्त होता है प्यारे साथियों? तो लौंग किससे प्राप्त होता है? पहला क्या है? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो आप बताएं चंद किससे प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। इन पर ऑप्शन डी दिया ही नहीं हुआ है। चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची तथा काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है कि गोवा है कि केरल है कि महाराष्ट्र है? तो आपको तो इलायची और काली मिर्च के लिए कौन जाना जाता है? तो बताओ केरल जाना जाता है। कहाँ से केरल, कहाँ से काली मिर्च। कंदमाल हल्दी, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया, हल्दी हल्दी की एक किस्म है, यह कहाँ की देशज है? यह कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी बंगाल, दक्षिणी उड़ीसा, संगाली महाराष्ट्र या अलेप्पी केरल। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाने। कंदमाल हल्दी कहाँ पर पाई जाती है? तो बताओ उड़ीसा में है, दक्षिणी उड़ीसा। चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चयन करना है आपको, बीमारी तथा फसल का नाम। देखिए गन्ना में कौन सा? गन्ना में रेड रॉट होता है। आपने देखा गन्ना सड़ जाता है तो उसमें लाल लाल रहता है। फिर आता है अरहर में। अरहर में कौन सा होता है? अरहर क्या, तो आप देखते हो कि ऊपर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसमें उकड़ जाता है, यानी कि सूख जाता है। ठीक है। धान का कौन सा रोग? गन्ने का कौन सा होता? गन्ने का तो हो गया। ठीक है। धान में कौन सा रोग लगता है? तो बताओ खैरा रोग लगता है। अब एक कौन सा बचा? आलू में कौन सा रोग लगता है? तो आलू में आप क्या बताएंगे? आलू में झुलसा रोग लगता है। नहीं ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 3 4 1 हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से
किस फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव होता है? हरित क्रांति का सीमित प्रभाव किस पर हुआ था तो आप बताओगे? दलहन पर सबसे कम प्रभाव पड़ा था। सबसे अधिक किस पर पड़ा था तो बताओ? गेहूं पर, दूसरे नंबर पर चावल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, भारत में नहीं, भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में ये कहाँ के थे तो बताओगे? अमेरिका के थे। भारत के कौन थे तो एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से, झींगा उत्से, मांस से है या खाद्यान्न उत्पादन? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित तो आप बताओगे? झींगा मछली उत्पादन से है। जबकि मांस का उत्पादन किससे, माल तथा टमाटर किससे संबंधित हो तो लाल क्रांति से संबंधित। गोल क्रांति आलू। चलते हैं। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित? सुनहरी क्रांति आप बता दो बागवानी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है तो आप बताओ? सभी क्रांति का कंट्रोल करने के लिए, सभी क्रांति को उन्नत करने के लिए कौन सी क्रांति लागेगी? इंद्रधनुषी। इन सभी यानी सभी क्रांतियों का अम्मा किसे कहा जाता है तो इंद्रधनुषी क्रांति को कहा जाता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नीली क्रांति संबंध किससे तो नीली क्रांति किससे तो बताओ? मत्स्य पालन से है। चलते हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित तो बताओ? का से, काली का से कच्चा तेल उत्पादन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीली क्रांति किससे तो मतलब? पीली क्रांति जो है आप जानते हो सरसों का तेल पीला होता है तो तिलहन से। चलते हैं। तिलहन आपकी तिलहन की तिलहन याद कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति उर्वरक सही है, गोल क्रांति आलू सही है, काली क्रांति अभी क्या है? कच्चा तेल उत्पादन से, तो यही गलत हो जाएगा। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन करेक्ट है। चलते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र कौन सा है? अधिकतम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। नलकूप से सबसे अधिक कहां पर होता है तो बताओगे? उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है, कुआं है, नलकूप है, नहरें हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्या हो जाएगा तो आप बताओगे? तालाब से होता है। चलते हैं। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माता टीला कहाँ पर? माता टीला उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। तो आपको बताऊँ माता टीला परियोजना कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और किस नदी पर माता टीला है तो बेतवा नदी पर है। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी घाटी पर है तो ताप्ती पर है कि नर्मदा पे है कि तुंगभद्रा की कृष्णा पर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा पैसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती घाटी में है काकड़ा पारा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। घाघरा नदी पे है, बेतवा नदी पे है, सोन नदी पे, चंबल नदी पे। तो रानी लक्ष्मीबाई किस पर है तो बताओगे? बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। अभी बात हुई थी बेतवा नदी पर, और कौन सी बात हुई थी? माता टीला बांध भी किस पे है तो आप बताओगे? बेतवा नदी पर ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मल मुजफ्फा बांध किस नदी पर स्थित है? मल मुजफ्फा बांध बात बता दें, मल मुजफ्फा नदी पर ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेरू थाम्बी बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार पर है कि पंपार पे है कि भवानी पे है कि काबनी पे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चेरू थाम्बी बांध किस नदी पर है तो आप बताओगे? पेरियार नदी पर है। पेरियार बांध भी पेरियार नदी पर ही है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है तो सरदार सरोवर बांध आप बताएंगे नर्मदा नदी पर है स्थित है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो जवाई बाग कहाँ पर? तो जवाई बाग आप बताएंगे राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान पे जवाई बांध है। और ये पाली जिला में, राजस्थान के पाली जिला में कौन है? जवाई बांध है। तो ये करेक्ट हो जाए, करेक्ट नहीं होगा। जैसे घाट परबा कर्नाटक में, उकाई गुजरात में है, नीरा का है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित ये हो गया क्वेश्चन तो जवाई इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कृष्ण सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा पे है, तुंगभद्रा पे है, गोदावरी पे है, कावेरी पे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण सागर बांध जलाशय किस पे है तो बताओ? कावेरी नदी पे है। चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं सुमित सूची की थी बेतवा नदी, बेतवा तो आपको सुमेलित करना है। आपको देखिए हीरा महानदी बांध किस? हीरा कुंड बांध बना है महानदी पर, करेक्ट हो गया। बेतवा पे बना है माता टीला, करेक्ट है। ठीक है। चंबल नदी पे है, चंबल पे गांधी सागर बांध। जबकि ताप्ती पर कौन सा? काकरा पारा है। तो आपका देखिए बेतवा पर क्या बताएंगे? माता टीला हो गया। ठीक है। महानदी पे हीरा कुंड हो गया, चंबल पे क्या हो गया? गांधी सागर हो गया, और ताप्ती क्या? कारापार। तो चलते हैं आज के लिए, नहीं अभी और क्वेश्चन है तो आप आशा करता हूँ सुमेलित कर लिए होंगे। फिर आ गया सुनिश्चित दुल्हस्ती पे। तो देखिए दुल्हस्ती किस नदी पे है तो बताओ? चिनाब नदी पे है। चिनाब 1-2 याद कीजिए उसी हिसाब से। फिर उसके बाद देखिए तवा पे ही है। और गांधी सागर बांध किस नदी पे है? गांधी सागर बांध किस पे? चंबल नदी पे है। और उकाई क्या है? ताप्ती पे। सभी सुमेलित थे, केवल आपको एक सुमेलित करना था। इन दोनों का इंटरचेंज कर देना था, बस करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण किस
प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण स्थित है। भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई? तो प्रथम पशुगणना 1909 से 1910 में हुई थी। चलते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग आपको बता दूं क्या है। तो पशुओं का प्रजनन क्या कहलाता है? स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आप जानते हो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड आप बताएं कि इससे संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन या वितरण से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में चिलिड्स मछली कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक चिलिड मछली कहाँ पाई जाती है? गोदावरी नदी में पाई जाती है। कृषि में फर्टिगेशन का लाभ क्या है? सिंचाई जल में क्षारीयता को बढ़ाना कि तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। फर्टिगेशन समझ रॉक फास्फेट तथा सभी फास्फेटिक उर्वरकों को सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा को सुलभ किए जाने के रासायनिक उत्पादों को निशालन को कमी करना। तो इसका मतलब क्या है? फर्टिगेशन मतलब क्या है? रासायनिक उपकरणों को अधिक प्रयोग को क्या करना। नहीं, इसमें और भी पूछा, इसमें कई ऑप्शन हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? तो इसका उत्तर होगा सिंचाई जल में क्षारीयता को नियंत्रण संभव है। ठीक है, दो गलत हो जाएगा। और पौधों में पोषक में बढ़ी हुई सुलभ किए जा सकते हैं और रासायनिक पोषकों को निशालन की कमी संभव है। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट है। देखिए पहले का मरुतमक्कल का क्या मतलब होता है? मरुतमक्कल क्या है? मरुतमक्कल किसको कहते हैं? हलवाहा को कहते हैं। और जबकि कुरवन मक्कल किसे कहते हैं? तो पहाड़ पर चराने वाले लोग को क्या कहा जाता है? पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग को कहते हैं कुरवन मक्कल कहते हैं। मुल्लई मक्कल किसे कहते हैं? तो मुल्लई मक्कल किसे कहता है? पशुचारक को कहा जाता है। जबकि न्योतल मक्कल को क्या कहते हैं? मछली पकड़ने वाले लोगों को कहा जाता है। चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज कितना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें।